दोस्तों, जितना महत्वपूर्ण है राजस्व घाटे को जानना, रेवेन्यू डेफिसिट को जानना, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि हम राजकोषीय घाटे को जानें। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। और बजट 2026-27 में जो फिस्कल डेफिसिट है, वो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको 16,95,768 करोड़, 16,95,768 करोड़ रुपीज। और जो हमारा टोटल जीडीपी है, उस जीडीपी का 4.3% फिस्कल डेफिसिट है। यानी 2026-27 के बजट में जो फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा है, वो हमारे कुल जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 4.3% है। और यह अमाउंट 16,95,768 करोड़ रुपए है। और जब आप इसे राजस्व घाटे से, रेवेन्यू डेफिसिट से कंपैरिजन करेंगे, तो हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट था, जो कि पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी आपसे, वह 5,92,344 करोड़ रुपए का है, 5,92,344 करोड़ रुपीज। और जो राजकोषीय घाटा है 16,95,768 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब हुआ कि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटे की तुलना में 11,03,424 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी राजकोषीय घाटे का आकार बड़ा होता है और राजस्व घाटे का आकार छोटा होता है। और ये जो राजकोषीय घाटा है, जैसा कि मैंने बताया, 11,03,424 करोड़ रुपए ज्यादा है राजस्व घाटे की तुलना में। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर राजकोषीय घाटा में ऐसा क्या आ जाता है कि ये राजस्व घाटे की तुलना में इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर आपको कुछ जानकारियां दी हैं। फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है, यानी राजकोषीय घाटा का जो सूत्र होता है, उसमें एक चीज होता है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कुल व्यय, कि हमारे बजट का कुल व्यय कितना है। तो हमारे बजट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, वो यहां पर लिखा हुआ है 53,47,315 करोड़ रुपए। हमारे बजट का कुल व्यय 53,47,315 करोड़ रुपए का है। और इसमें क्या क्या है? तो इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उसमें दो बड़ी चीजें होती हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में आपको हमने राजस्व घाटे वाले वीडियो में बताया था, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा है 41,25,494 करोड़ रुपए, 41,25,494 करोड़ रुपए। लेकिन साथ में टोटल एक्सपेंडिचर में जब फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जुड़ जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2026-27 के बजट में 12,21,821 करोड़ रुपए, 12,21,821 करोड़ रुपए। जब आप इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड करेंगे, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 53,47,315 करोड़ रुपए का। तो ये तो हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन फिर टोटल रेसिप्ट, तो जब हम घाटे की बात करेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि घाटा इसलिए है, डेफिसिट इसलिए है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारी इनकम, हमारी रेसिप्ट्स जो होगी वो कम होगी। तो टोटल रेसिप्ट्स कितना है? तो हमारा टोटल रेसिप्ट्स अगर आप देखेंगे, तो हमारा ये जो टोटल रेसिप्ट्स है, ये ऐड करके हो रहा है 36,51,547 करोड़। तो इसमें क्या क्या चीज आ गया? टोटल रेसिप्ट में एक चीज नहीं है, केवल टैक्स रेवेन्यू ही नहीं है। टैक्स रेवेन्यू तो रहेगा ही रहेगा, टैक्स रेवेन्यू के साथ साथ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। और टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को ऐड करेंगे, जो कि रेवेन्यू डेफिसिट वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 35,33,150 करोड़ रुपए का हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ दो और चीजें इसमें जुड़ेंगी।
ये देखिए यहां पर एक चीज जुड़ जाती है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट, यानी कि लोन वगैरह से अगर भारत सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है और वो रिकवरी हो रही है। और दूसरी चीज डिसइन्वेस्टमेंट, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनका उनका विनिवेश करके जो राशि अर्जित की जाती है वो भी हमारे इस टोटल रेसिप्ट्स में आ जाता है, क्योंकि वो भी सरकार की एक तरह की आय हो जाती है। तो इस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए देखिए कहां कहां से हमको रेसिप्ट करनी पड़ेगी, कहां कहां से इनकम लेना पड़ेगा। तो हमको टैक्स रेवेन्यू से राशि प्राप्त होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी हमको मिलेगा, है ना। टैक्स रेवेन्यू जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सब हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी मैंने आपको बताया था, जो टैक्स तो नहीं है लेकिन सरकार की आय है, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, उनका प्रॉफिट वगैरह है, वो सरकार की आय है। और लोन, अगर सरकार ने लोन दिया है और उसकी रिकवरी हो रही है, वो सरकार की आय है। डिसइन्वेस्टमेंट, अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जैसे मान लीजिए एलआईसी का शेयर है, अभी एलआईसी को 3.5% शेयर जो है भारत सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब एलआईसी को डिसइन्वेस्टमेंट करने का मान लीजिए सरकार का प्लान है कि भाई हम इसे बढ़ा करके जो है 3.5% की जगह 10% करना चाहते, तो क्या करेगी सरकार? 6.5% शेयर और बेचेगी। तो जब वो शेयर बेचेगी तो उससे जो इनकम होगी वो डिसइन्वेस्टमेंट इनकम होगी। ऐसे इसी तरीके से सपोज करिए आईडीबीआई में सरकार का पैसा लगा है, उसको बेचेगी, वो भी सरकार का इन्वेस्टमेंट इनकम होगा। इसी तरीके से भारत सरकार अलग अलग पब्लिक एंटरप्राइजेज के कुछ शेयर बेच करके जो पैसा अर्न करती है वो डिसइन्वेस्टमेंट इनकम है। और 2026-27 के बजट में सरकार की ये मंशा है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट इनकम 80,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 35,33,150 करोड़ रुपए जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, 38,397 करोड़ रुपए जो लोन की रिकवरी की संभावना है, और डिसइन्वेस्टमेंट से आय होने की संभावना है 80,000 करोड़ रुपए। और इन तीनों आंकड़ों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36,51,547 करोड़ रुपए, और ये हो जाएगा आपका टोटल रेसिप्ट। तो रेसिप्ट मतलब हुआ सरकार की आय, एक्सपेंडिचर मतलब हुआ जो सरकार ने इस बजट में तय किया है कि इतना खर्चा तो हमें करना ही है और ये खर्च होने वाला है। और जब इन दोनों को आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस जो यहां पर मैंने लिखा है 5347,315 माइनस 3651,547, ये दोनों का डिफरेंस 16,95,768 करोड़, यही बन जाता है हमारा राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। और ये कुल जीडीपी का फिलहाल 4.3% है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो राजकोषीय घाटा है, ये राजकोषीय घाटा अगर बढ़ता है या घटता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। देखिए अगर राजकोषीय घाटा बढ़ता है, ज्यादा घाटा होता है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? कर्ज ज्यादा लेना पड़ेगा। अब सरकार कर्ज ज्यादा लेगी तो स्वाभाविक है अगले बजट में रिपेमेंट की राशि क्या होगी? बढ़ जाएगी। कर्ज ज्यादा लेगी तो इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। और वो कर्ज लेंगे कहां से? तो कर्ज लेंगे आरबीआई से लेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से लेंगे, विदेशों से लेंगे, आईएमएफ से लेंगे, वर्ल्ड बैंक से लेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देश के भीतर वित्तीय संस्थानों से सरकार किसी भी रूप में कर्ज लेती है तो इस घटना को क्राउडिंग इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्योंकि अगर सरकार देश की वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले रही है तो वो जो वित्तीय संस्थान है, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्राइवेट यानी निजी लोगों को कम कर्ज दे पाती हैं, यानी निजी संस्थानों के लिए कर्ज कम उपलब्ध होगा बाजार में। जब इस तरीके से वित्तीय संस्थानों के पास पैसा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार को ज्यादा कर्ज की जरूरत है, तो इस घटना को
क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट बढ़ जाएगा। और चूंकि सरकार के, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर अपने आप ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि सरकार कुछ ऐसे एसेट बना रही है, सड़क बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है, रेल की पटरियां बिछा रही है, बड़े बड़े पावर सेक्टर्स लगा रही है, इसलिए यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि थोड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ ही जाएंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के कई मायने होते हैं, उनमें से एक मायना यह भी हो सकता है कि इससे थोड़े रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि राजकोषीय घाटा बड़ा अगर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसका भार भी जनता पर ही पड़ेगा, क्योंकि फिर टैक्सेस बढ़ेंगे। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है जनता की परेशानी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात, जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो इसका मतलब यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि सरकार के खर्चे बढ़ रहे हैं। तो सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, यानी सरकार अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर भी असर डालती है। और कुल मिलाकर के राजकोषीय घाटा को, फिस्कल डेफिसिट को संतुलित रखना बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आपने यहां पर देखा कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ये दोनों महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। दोनों के बीच एक मूलभूत अंतर है, और ये मूलभूत अंतर इस बात का है कि राजकोषीय घाटा जो है उसमें पूंजीगत खर्चे को भी शामिल किया जाता है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी शामिल किया जाता है। और दूसरी बात, जो दूसरा अंतर हमको ये दिखाई पड़ता है वो ये कि जो सरकार की कुल उधारी आवश्यकता है, जो टोटल सरकार की जरूरत है, उधारी आवश्यकता, जो कर्ज लेने की आवश्यकता है, वो राजस्व घाटे से पूरी तरह पता नहीं चलती है। वो पता चलती है आपको राजकोषीय घाटा को जानकर। यानी कि राजकोषीय घाटा से हमें ये पता चल जाता है कि सरकार की कुल उधारी आवश्यकता कितनी है। तो सरकार की कुल उधारी आवश्यकता 16,95,768 करोड़ रुपए का है, क्योंकि ये राजकोषीय घाटा है। और इस राजकोषीय घाटा में जो है टोटल जो हमारा खर्चा है उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी ऐड कर दिया जाता है तो हमें वास्तविक स्थिति को जानने का मौका मिल जाता है। इसीलिए राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को जानकर ही हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, इन्फ्लेशन की कंडीशन और इकोनॉमिक सिचुएशन को हम समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।